हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उस सीरीज में हम बात करेंगे टेंसेस की। इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक बार हम टेंसेस को लेके चल रहे हैं। तो इस सीरीज में पहला जो हमारा टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट था। आज ये सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस पे हम देखेंगे कैसे, अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे बनेंगे। एक चीज़ बताएं आपको कि टेंसेस को लेके लोगों का ऐसा मानना है कि सिर्फ इसमें ट्रांसलेशन आता है। ऐसा नहीं है, इसमें ट्रांसलेशन भी है और ग्रामर भी है ना। ट्रांसलेशन भी है और ग्रामर भी है। ठीक है, ग्रामर कैसे है? अगर मान लीजिए, अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि, है ना, ही इज़, कैसे ग्रामर उसको समझिए। ही इज़ सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अगर उसमें उन्होंने पूछा ए और फिर उन्होंने पूछा यहाँ पर बी, फिर उन्होंने पूछा यहाँ पर सी, फिर उन्होंने पूछा डी। ठीक है, अब पूछ लिया उन्होंने कि इसमें किस पार्ट में एरर है या किस में गलती है। तो आपको लग रहा है कि ये पूरा ट्रांसलेशन है? नहीं, ये ग्रामर की तरह काम कर रहा है। तो अगर आपको टेंसेस का नॉलेज है तो ये सारे भी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें किस पार्ट में गलती है, कौन सा पार्ट इसमें रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें ही इज सिंग नहीं होगा, सिंगिंग होगा, है ना। तो एक बात आप समझ लेना, कभी भी टेंस आप सोचोगे कि सर हम बी भी तो लगा सकते हैं। अगर बी लगाओगे तब भी यहाँ सिंग्स नहीं है, और फिर हमें टेंस नहीं चेंज करना है। क्लियर हो गया? अगर आप सोच सकते हो कि सर हम यहाँ पर बी को भी मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इज़ नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पे सिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा यस तो नहीं है इसके अनुसार। तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी। कौन सा इसमें पार्ट रॉन्ग है। तो ट्रांसलेशन का टेंस का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, एक तरह से ग्रामर भी है। और ऐसे क्वेश्चन आपके वनडे एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, यहाँ तक कि पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी आते हैं और पूछता है कि किस पार्ट में ये मिस्टेक है। तो इस तरह से आपको समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, कुछ बातें हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे। सिंपल सी चीज़ ये है कि प्रेजेंट माने वर्तमान में, और कंटिन्यूअस मीन्स कि चल रहा। ऐसा कोई सेंटेंस या ऐसा कोई टेक्स्ट जिसमें ऐसा दिख रहा हो कि चीज़ें मूवमेंट में चल रही हैं। ठीक है, सिंपल सा अगर हम बात करें तो ये इसका एक डेफिनेशन है। अगर हम बात करें पहचान की, तो ये है कि वाक्य के अंत में, सिंपल सी है, वाक्य के अंत में रहा है। ठीक है, ये अपने बचपन में पढ़ी है, रही है, आदि शब्द आते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं, और वो जो कार्य है ना, जो कार्य है वो प्रेजेंट में, है ना, वर्तमान में कंटिन्यू होना चाहिए, वर्तमान में जारी होना चाहिए। उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये तो क्या पहचान कि जो कार्य फंक्शन है वो कंटिन्यू करना चाहिए, ये तो क्या फंक्शन। और दूसरी चीज़ कि पहचान क्या है कि उसके सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये इस तरह से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें रूल क्या है? ठीक है, क्या इसके अकॉर्डिंग हमें होना कैसे बनेंगे? तो रूल में होता है कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर जो है सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर यानी एक वचन है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पर इज़। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है यानी प्लूरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। क्लियर है? आर आएगा।
अगर सब्जेक्ट आई है, अगर जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम आता है। क्लियर हुआ? आई के साथ एम आता है। अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, वर्ब के साथ क्या लगता है? आईएनजी। तो हमें ये चीज़ समझना है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर प्लूरल है तो आर आएगा, अगर आई है तो एम आएगा। यहाँ पे जो मेन बातें हैं उसको समझना है कि जिस वाक्य के अंत में या जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और वो कार्य प्रेजेंट में चल रहा होता है, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अगर उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर यानी एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, आई बी यू दे बहुवचन आप जानते ही हैं, ये हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, तो आर आएगा। अगर सब्जेक्ट एम है, आई है तो एम आएगा। इस कंडीशन में यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। क्लियर हुआ? तो ये सिर्फ 2 या 3 नियम हैं जिनको आपको समझना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या होंगे। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो है कि पहली चीज़ कि वाक्य में रहा है ना, रही है, ये चीज़ें होंगी। अगर सब्जेक्टिव, ठीक है, सिंगुलर है तो इसमें इज आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, और सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आएगा, और साथ में वर्ब में प्लस आईएनजी आएगा। ये हमने शॉर्ट में इसको किया है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में है कि पहचान भी हमने बता दी, सब्जेक्ट भी बता दिया, हेल्पिंग वर्ब सारी चीज़। अब हम देखते हैं एग्जांपल। जैसे हमने लिया कि जैसे हमने लिया कि किसान घर जा रहा है, किसान घर जा रहा है, ये अगर सेंटेंस है, ठीक है, किसान घर जा रहा है, तो क्या देखेंगे? सबसे पहली बात आप देखेंगे किसान। दूसरा हमने एक सेंटेंस और लिया, दूसरा अगर सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट ये है और दूसरा इसमें है कि लड़कियां किताब पढ़ रही हैं। सिंपल सा लिखते हैं, पढ़ रही हैं। और तीसरा सेंटेंस है इसमें, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अगर ये 3 सेंटेंस हैं तो हमने क्या बोला कि किसान घर जा रहा है, तो पहले सेंटेंस का क्या होगा? फार्मर। अब सिंगुलर है तो इज, गो में क्या बोला हमने? वर्ब में आईएनजी लगेगा तो उसमें गोइंग होगा। कहाँ जा रहा है? होम, गोइंग टू होम, यानी घर जा रहा है। क्लियर है ये? तो फार्मर इज गोइंग टू होम, फार्मर की वजह से इज आया और इज की वजह से आईएनजी आया। तो सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है? लड़कियां किताब पढ़ रही हैं, तो गर्ल्स। अब पढ़ रही हैं मतलब गर्ल्स आर, क्योंकि यहाँ पे आर आएगा क्योंकि गर्ल्स क्या है? प्लूरल है यानी बहुवचन है। तो गर्ल्स आर, पढ़ना का मतलब रीड, आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग बुक्स। लड़कियां किताब पढ़ रही हैं। तो क्लियर हुआ इसमें। नेक्स्ट ऐसे मैं अपने घर जा रहा हूँ। तीसरा सेंटेंस, आई एम, आई के साथ एम आएगा, गोइंग टू होम। ठीक है, गोइंग टू माई होम, अपने घर है ना तो माई होम। ये हमने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया था कि अपने के लिए क्या इंग्लिश आएगा। तो आई एम गोइंग टू माई होम, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अपने के लिए क्या क्या इंग्लिश आती है ये हम पहली क्लास में बोल चुके हैं। जैसे ही के लिए हिज आएगा, एम के लिए माई आएगा,
सी के लिए हर आएगा, दे के लिए देयर आएगा, यू के लिए योर आएगा। इस तरह से ये अपने के लिए इंग्लिश में आता है। तो फार्मर सिंगुलर है तो इज आया, और गर्ल्स बहुवचन है तो आर आया, और यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो एम आया। तो ये सिंपल सा इसका रूल है। जो भी सेंटेंस होंगे, सेंटेंस मिलेंगे आपको इसी तरह से बनेंगे। कुछ नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। नेगेटिव में जैसे हमने अगर हम कहें कि हाँ, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोला कि हाँ, अध्यापक इंग्लिश या अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे लिखें, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है, क्या अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। एक ही सेंटेंस को देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या, ठीक है, अध्यापक हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। और नेक्स्ट है इसमें अध्यापक हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो कुछ एक ही सेंटेंस हमने लिया है, 3-4 तरीके से बनाया है। तो इसमें बहुत कैसे इंट्रोगेटिव बनते हैं, कैसे सब्जेक्ट अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो कैसे बनना है। तो पहला जो सेंटेंस है इसमें, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो जो पहला सेंटेंस है वो है टीचर, यानी अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो टीचर इज़ नॉट टीचिंग हिंदी, टीचर्स इज़ नॉट टीचिंग हिंदी। एक बात ध्यान रखना है कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, आप ये मत सोचना टीचर बहुवचन है, क्योंकि एज ए रेस्पेक्ट हम बोल रहे हैं कि वो नहीं पढ़ा रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते अध्यापक नहीं पढ़ा रहा है। तो अध्यापक जो सिंगुलर है, जो टीचर है वो सिंगुलर है, क्योंकि एक ही व्यक्ति हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो टीचर इज़ नॉट टीचिंग, टीच होता है हिंदी में पढ़ाना का, टीचिंग हिंदी, ठीक है। इसमें कभी भी द हिंदी नहीं लगाना है आपको, ठीक है, हिंदी ही लगाना है। द टीचर इज़ नॉट टीचिंग हिंदी। क्या अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो दूसरा में यहाँ पे क्या है, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसकी जगह पर हम टेंस की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, टेंस की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे आएगा इज टीचर टीचिंग हिंदी, ठीक है, टीचिंग हिंदी। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लगेगा। तीसरा सेंटेंस है अध्यापक हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं। तो एक बार देखते हैं इसको, तीसरे का है क्यों, क्योंकि इंग्लिश पहले ले लेंगे हम, वाई। अब पूछेगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज टीचर, ठीक है, टीचिंग हिंदी, सेम चीज़ आ जाएगा उसके बाद टीचिंग हिंदी। ये तीसरा सेंटेंस था। अब चौथा सेंटेंस है, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे उसको। देखिए, अध्यापक हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, बस एक बात बतानी है हमें। सबसे पहले तो कि वाई लिखना है, इज लिखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। फिर यहाँ पे टीचर लिखना है, टीचर, नॉट टीचिंग हिंदी।
अब मैं सिर्फ आपको इतना बताना था कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है और नॉट भी है तो हमें हमेशा नॉट का यूज़ सब्जेक्ट के बाद करना है, सब्जेक्ट के बाद करना है। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब हैं तो हमें दोनों के बीच में नॉट का यूज़ करना है। लेकिन अगर एक हेल्पिंग वर्ब है और उसमें क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है तो हमें सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो वाई इज़ टीचर नॉट टीचिंग हिंदी, ये है। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे। अगर इसमें कुछ भी ऐसा डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें पूछेगा कि दैट सेंटेंस इज़ ट्रू और फॉल्स। पहला तो ये हो सकता है कि दैट सेंटेंस इज़ ट्रू और फॉल्स, ये सेंटेंस गलत है या सही है। सपोज अगर हम इसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, जब हम सेंटेंस को देखते हैं ट्रू और फॉल्स में तो पूरे सेंटेंस को देखते हैं सही से। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि बॉय इज प्लेइंग गेम स्टडी, ठीक है। अगर ये सेंटेंस है, अगर उसमें दिया होगा कि दैट सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, तो आपको पूरे सेंटेंस को बहुत अच्छे से देखना है। क्योंकि यहाँ पे वॉइस लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, प्लेइंग लिखा हुआ है, गेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टडी लिखा हुआ है ना। स्टडी का मतलब क्या है कि बीता हुआ कल, तो ये सेंटेंस गलत होगा, तो ये फॉल्स है। हो सकता है ऐसा यही सेंटेंस इस तरह से बना दे वो ए है ना, बी सी और डी, फिर से पूछ लेगा कि किस पार्ट में गलती है ना। तो आपको डी ऑप्शन लगाना है कि डी इसमें मिस्टेक है ना, डी इसमें मिस्टेक है। इस तरह से आपको इसको लगाना है। समझ में आया मेरी बात। अगर उसमें क्वेश्चन दिया उन्होंने, यूपीएससी जो पेपर होता है, यूपीएससी पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आता है। अगर उसमें पूछेगा इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, जैसे मान ली उन्होंने दे दिया कि वाई आर गर्ल्स सिंगिंग ए सॉन्ग, और जब यूपीएससी में आता है या पीसीएस में आता है मेंस में तो इस तरह से आता है। उन्होंने पूछा कि वाई आर गर्ल्स सिंगिंग ए सॉन्ग, ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ वो आपको लगाना है। तो आपको इसको निगेटिव बनाना है। तो वो ये जानना चाह रहा है आपसे कि नोट आप कहाँ पे यूज़ करोगे, नोट कहाँ पर आप यूज़ करोगे। तो वो क्या होगा, सिंपल सा है, वाई आर गर्ल्स नॉट, बाकी पूरा सेम लिख देना है ना, सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से आपको ट्रू और फॉल्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बट अगर आपको सिंपल सा एक रूल पता है तो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी मेंस में इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, है ना, या सिंपल सा आपसे क्वेश्चन दे देगा। मैं आपको क्वेश्चन एक देता हूँ कि सीधे सीधे वो बोलेगा आपको वाई इज सीमा नॉट कुकिंग फूड, ठीक है। अगर ये है, उन्होंने दे दिया, इसको अफर्मेटिव बनाना है। हमारी बात समझ गए, इसको अफर्मेटिव बनाना है। जो ब्रैकेट में दिया रहता है ना यूपीएससी में या पीसीएस में, वही आपको बनाना होता है ना। हम लोग ये कॉलेज लाइफ से नहीं पढ़ते, कॉलेज के बाद पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो वाई इज सीमा नॉट कुकिंग फूड, इसको अफर्मेटिव बनाना है।
तो कैसे आप उसमें प्रीलिम्स में क्या हो सकता है, उसमें 4 ऑप्शन देंगे A B C D, 4 होंगे और एक में अफर्मेटिव दिया होगा। तो ये प्रीलिम्स का पैटर्न है यूपी पीसीएस का, ठीक है। और बाकी कंपटीशन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो इसका एक सेंटेंस में दिया होगा। ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का। मेंस में आपको वो लिखवाएगा, तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो हमें अफर्मेटिव का मतलब है ना तो इसमें नेगेटिव आएगा ना इसमें इंट्रोगेटिव आएगा, सीधे सीधे सिंपल सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे सीमा, फिर हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे इज, ठीक है, इज। उसके बाद कुकिंग फूड, ये सेंटेंस हमारा होगा, ठीक। ये हमारा इस अफर्मेटिव सेंटेंस, और यही सेंटेंस किसी न किसी एक में दिया होगा। अगर ये सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस ये दिया हुआ है सीमा इज कुकिंग फूड, ठीक है, और उसमें इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। और ये पहले वाले में दिया होगा ऑप्शन में, ठीक। तो ये आपको अगर कंटिन्यूअस बहुत अच्छे से समझते हो तो ईजिली आप कर लोगे इसी तरह से क्वेश्चंस को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए देंगे और आप भी बुक्स से प्रैक्टिस कीजिए। बस सिर्फ सिंपल आपको याद रखना है, उसकी पहचान याद रखनी है। और फिर आप इंग्लिश ग्रामर का जब यूज़ आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखना होता है, ठीक है। हमें हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस को समझना होता है। तो उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आगे जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू।